नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 11 अगस्त 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे और अंत में आज के प्रमुख तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के अपने सत्र को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसे आगामी 14 अगस्त 2022 को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। 2 घंटे की यह परीक्षा होगी और प्रमुख रूप से सामान्य अध्ययन से संबंधित होगी। इस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेकर आप 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं और बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जो भी अलग अलग कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको 90% तक स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके लिए प्रक्रिया आसान है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन आगामी 14 अगस्त 2022 को सुबह 6 बजे तक कर लेना है। इस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेकर आप बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा के कोर्स में शामिल होकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की दिशा में एक सार्थक पहल के भागीदार बन सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना साप्ताहिक समसामयिकी के रूप में है, जहां पर हम एक्सप्लेन्ड सत्र को संचालित करते हैं और आगामी शुक्रवार को रात्रि 8 बजे लाइव रूप में डाटा संरक्षण विधेयक के संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा की जाएगी। इसमें लाइव रूप में आप भाग लें और इस विधेयक के संदर्भ में जो अलग अलग पक्ष हैं उनकी जानकारी प्राप्त करें। आज के दैनिक क्विज को हम प्रारंभ करते हैं और आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि न तो दोषी अपराधी चुनाव लड़ पाए और न ही संसद एवं राज्य विधानमंडल में जगह पाएं। यहाँ पर आप ध्यान रखें, लिली थॉमस बनाम भारत संघ का जो मामला था 2013 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया था कि जो दोषी अपराधी हैं वो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में एक तरह से ना जा पाएं और संसद साथ साथ राज्य की जो विधानमंडल है वहां पर उनका प्रवेश एक तरह से ना हो पाए। इस आधार पर हमारा उत्तर है सी, लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि उसके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति अपराधी या दोषी सिद्ध किए जाते हैं किसी भी न्यायालय के माध्यम से, उन पर जीवन भर के लिए किसी भी तरह से चुनाव लड़ने की जो प्रक्रियाएं हैं जिससे वो संसद या किसी भी तरह से विधानमंडल में सदस्य हो सकते हैं, उस प्रक्रिया को रोका जाए। तो इसके लिए जीवन भर में प्रतिबंध लगाने की जो बात है उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट एक तरह से विचार कर रहा है कि ऐसी प्रक्रियाएं की जाएं। आप ध्यान रखें, अगर हम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) के बारे में देखें तो दोषी सांसद, विधायक या एमएलसी कोई भी हैं, अपने पदों पर बने रहने की उनको अनुमति दी जाती है, लेकिन शर्त यह है कि निचली अदालत के द्वारा अगर मान लीजिए कोई उनके खिलाफ फैसला दिया जाता है, उनको दोषी सिद्ध किया जाता है, तो जिस दिन उनको दोषी सिद्ध किया गया है उसके 3 महीने के अंदर अंदर उच्च न्यायालय में उन्होंने अपनी दोष सिद्धि के लिए एक तरह से अपील की हो। तो अगर ऐसा वो करते हैं तो उनको एक तरह से यहाँ पर छूट दी जाती है कि वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) के माध्यम से जो एक छूट मिल जाती थी हमारे जन प्रतिनिधियों को, वो एक तरह से यहाँ पर समाप्त की गई लिली थॉमस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। केंद्र सरकार के द्वारा 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट या हलफनामा दायर किया गया था। उसमें स्पष्ट कहा गया था, अगर हम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार देखें तो जितने लंबे समय के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है या मान लीजिए उसको कारावास दिया गया है, उतने समय के लिए वो अयोग्य है, साथ साथ आगामी 6 वर्षों के लिए उसको अयोग्य ठहरा दिया जाता है। किसी भी तरह से चाहे विधानमंडल की बात करें या संसद की बात करें, वो चुनाव की प्रक्रियाओं में नहीं जा सकता है, वहां पर चुना नहीं जा सकता है। तो इसको केंद्र सरकार ने पर्याप्त माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इसे जीवन काल के लिए प्रतिबंध लगाने की एक तरह से बात कह रही है। आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य के कानून के बीच टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून राज्य के कानून पर हावी होता है। तो केंद्र के कानून को वरीयता मिलती है अगर वो राज्य के साथ टकराव में आता है, अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो इस आधार पर पहला कथन सत्य है। दूसरा, यदि किसी राज्य का कानून राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा गया है तथा उसकी सहमति प्राप्त कर ली गई है तो उस राज्य में राज्य का कानून लागू होता है। दूसरा कथन सत्य है।
तीसरा, वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा गठित मलिमत समिति ने भारतीय दंड संहिता दहेज उत्पीड़न की धारा 498A को जमानती और कंपाउंडेबल यानी समझौता योग्य अपराध बनाने का समर्थन किया था। तीसरा कथन भी सत्य है। तीनों सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर डी 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि जून 2022 में गृह मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा के एक विधेयक को अंतिम रूप में मंजूरी दे दी गई थी। इस विधेयक के माध्यम से अगर हम देखें तो दहेज उत्पीड़न, साथ साथ दंगे करना, अभद्र भाषा का उपयोग करना, इस प्रकार के जो अपराध हैं उनको कंपाउंडेबल अपराध बना दिया गया था। जब हम कंपाउंडेबल अपराध की बात करते हैं तो इसमें एक तरह से समझौता या सुलह करने की स्थितियां होती हैं। तो इस आधार पर आप देखें तो यह विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा जून 2022 में ही मंजूरी दे दिया गया था, जो मध्य प्रदेश विधानसभा से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन चोल अभिलेखों के अनुसार सुमेलित नहीं है? प्रश्न में प्रमुख रूप से यह पूछा गया है कि चोल अभिलेख में अलग अलग प्रकार की भूमि किसको दी जाती है, उसके संदर्भ में जो भी वर्णन है वहां पर कौन से मिलान गलत हैं वो हमें पता करने हैं। तो इस आधार पर पहले हम चोल साम्राज्य के समय कुछ अलग अलग प्रकार की भूमि उनको देख लेते हैं। जब हम वेल्लन वगैरह की बात करते हैं तो गैर ब्राह्मण किसान मालिकों को दी गई भूमि है। ब्रह्मदेव की बात करें तो यह भूमि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई है। साला भोग की बात करें, भूमि एक स्कूल के रखरखाव के लिए है। देवदाना और तिरुनमट्टू कन्नी मंदिरों को भेंट की गई भूमि। पलिछंदम की बात करें, जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। इस आधार पर अगर हम देखें तो केवल पहला कथन सही है, वेलान बगई यह गैर ब्राह्मण किसानों को दी गई भूमि है। जबकि अगर हम पलिछंदम की बात करें, सलभोग की बात करें तो ये दोनों कथन यहाँ पर गलत मिलान है, क्योंकि जब हम पलिछंद्रम की बात करते हैं तो यह जैन संस्थाओं को दी गई भूमि है, न कि ब्राह्मणों को। अगर हम सलभोग की बात करें तो यह स्कूल के रखरखाव के लिए दी गई भूमि है, न कि मंदिरों को दी गई भेंट में भूमि। इस आधार पर अगर हम देखें तो केवल पहला सत्य, 2 और 3 असत्य हैं। हमें असत्य पूछा गया कौन से यहाँ पर सुमेलित नहीं है। इस आधार पर 2 और 3 यानी हमारा उत्तर है बी, केवल 2 और 3। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि कांचीपुरम के पास अरपक्कम में चोल समय की बुद्ध भगवान की जो मूर्ति थी वो चोरी करके अमेरिका तक पहुंची हुई है। वर्तमान में अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के पास वो संरक्षित है। उसको एक तरह से छुड़ाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? यह है। पहला, युद्ध के प्रारंभिक चरण के दौरान टीपू ने कार्नवालिस के अधीन अंग्रेजों को हराया। अगर हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो टीपू सुल्तान की स्थिति काफी अच्छी नहीं थी और वो एक तरह से यहाँ पर युद्ध में हारे भी थे और अंतिम रूप में श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है उसके बाद युद्ध विराम हुआ था। और उसी के साथ साथ आप देखें तो उनके जो 2 बेटे थे उनको बंधक भी बनाया गया था। इस आधार पर अगर हम देखें तो पहला कथन असत्य है। दूसरा, मैंगलोर की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ, न कि मैंगलोर की संधि के आधार पर। दूसरा कथन गलत है। तीसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया था और इसका बड़ा कारण यह था कि जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है उसका सही से पालन सुनिश्चित हो पाए, इसके लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से टीपू सुल्तान के 2 बेटों को बंधक बनाया गया था। इस आधार पर तीसरा कथन सत्य है, पहला दूसरा गलत है, इसीलिए हमारा उत्तर है सी, केवल 3 सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि केरल में अगर हम तालीपरंबा की बात करें, वहां पर जमीन में आधे दबे हुए भाग के रूप में एक तोप के अवशेष मिले हैं। इस तोप को प्रमुख रूप से टीपू सुल्तान के समय की मानी जा रही है, तो उसी के संदर्भ में और जानकारी इकट्ठा करने और वहां पर खुदाई करने की प्रक्रियाएं चलेंगी। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हमने 2022 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिया है। प्रश्न को हम देखते हैं। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है, तो ध्यान रखें 1953 के कानून के माध्यम से 1954 में चाय बोर्ड का गठन किया गया। क्योंकि संसद के कानून से इसका गठन है तो निश्चित रूप में यह एक सांविधिक निकाय है। दूसरा, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक संस्था है। ध्यान रखें यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है, न कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। दूसरा कथन असत्य है। तीसरा, चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, न कि बेंगलुरु में। तीसरा कथन असत्य है। चौथा, इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। ध्यान रखिए दुबई और मॉस्को के साथ साथ लंदन में भी इसका एक विदेश में कार्यालय है।
इस रूप में अगर हम देखें तो चौथा कथन भी सत्य है, 1 और 4 सत्य है। हमारा उत्तर है डी, 1 और 4 दोनों सत्य हैं। आज के तथ्य में हम प्रमुख रूप से लांगिया वायरस के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिसको प्रमुख रूप से चीन के 2 पूर्वी राज्य जो है वहां पर देखा गया है और अभी इससे 35 लोग एक तरह से प्रभावित हैं। आप देखें तो कोरोना वायरस के संदर्भ में चीन में स्थितियां देखी गई थी और एक नए वायरस के बारे में पता चल रहा है, ये भी चीन के पूर्वी भाग में पाया गया है और ये भी एक तरह का जूनोटिक वायरस है। जब हम जूनोटिक वायरस की बात करते हैं, इसका सीधा अर्थ है कि यह जानवरों से मनुष्यों में बीमारी फैलाने की क्षमता रखता है और लांगिया वायरस इसी तरह का एक वायरस माना गया है। अगर हम लांगिया हेनिपा वायरस की बात करें तो चीन में नोवेल कोरोना वायरस के बाद एक तरह से ये लगभग 3 साल के बाद आप देखें नया वायरस पता चला है और चीन के 2 पूर्वी प्रांत हैं शैंडोंग और हैनान, वहां पर इसको पहचाना गया है 35 व्यक्ति जो संक्रमित हैं उनमें। और ये जूनोटिक वायरस है, यानी एक तरह से जीवों से मनुष्यों में फैल सकता है। और ध्यान रखें, हेनिपा वायरस को लांगिया हेनिपा वायरस भी कहा जाता है और यह नया प्रकार है जो एक तरह से हेनिपा वायरस में खोजा गया है। जब हम हेनिपा वायरस की बात करते हैं तो जैव सुरक्षा का जो स्तर है उसमें से चौथा स्तर दिया गया है। और ध्यान रखें, अमेरिका की जो संस्था है CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसके द्वारा यह मानक एक तरह से बनाए जाते हैं जैव सुरक्षा स्तर। जब हम जैव सुरक्षा स्तर या बायोसेफ्टी लेवल की बात करते हैं तो इसमें 4 एक तरह से लेवल माने जाते हैं और चौथा लेवल सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगर हम चारों लेवल की बात करें तो जब हम BSL फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें तो एक तरह से जो भी व्यक्ति बीमार है, किसी भी तरह से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, उसको बड़ा नुकसान नहीं होता है। साथ साथ जो लोग लैब में इस पर काम कर रहे हैं उनको भी बहुत अधिक नुकसान की संभावना नहीं है। जैसे अलग अलग प्रकार के त्वचा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया या ईस्ट की बात करें। जब हम बायोसेफ्टी लेवल 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर मध्यम स्तर पर एक तरह से खतरा बढ़ जाता है। साथ साथ जो व्यक्ति इनके साथ काम कर रहे होते हैं उनको थोड़ा सुरक्षित रखने की एक स्थिति बनती है। इसमें प्रमुख रूप से आप देखें हर्पीस, इसी के साथ साथ अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें, सामान्य सर्दी जुकाम जो राइनो वायरस के कारण प्रमुख रूप से होता है, और सैल्मोनेला की बात करें तो ये बायोसेफ्टी लेवल 2 में है। जब हम बायोसेफ्टी लेवल 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो ये घरेलू कारण या बाहरी कारणों से हो सकते हैं और माना यह जाता है कि ये खतरनाक होते हैं। और जब भी वायुमंडल में कोई वायु का भाग है, किसी भी तरह का एरोसोल है, उसको हम सूंघते हैं, उसको सांस में खींचते हैं, उसके माध्यम से ये हमें एक तरह से प्रभावित करता है। इसमें प्रमुख रूप से आप देखें टीबी, कोविड-19, एवियन इन्फ्लुएंजा, प्लेग जैसी अलग अलग बीमारियां होती हैं और ये मानव को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती हैं। अंतिम अगर हम चौथे लेयर की बात करें तो ये सबसे खतरनाक है। यहाँ आप ध्यान रखें कि ये एक्सोटिक यानी बाहरी एक तरह से जो वायरस है उनके प्रभाव से अलग अलग लोगों में फैलता है और जानवरों से प्रमुख रूप से मनुष्यों में फैलने की स्थितियां काफी प्रबल रहती हैं और ये काफी एक तरह से जीवन के लिए खतरनाक माने जाते हैं। और प्रमुख रूप से जब हम बायोसेफ्टी लेवल 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर इनके लिए किसी भी तरह की वैक्सीन या किसी भी तरह का उपचार नहीं होता है। जैसे अगर हम एबोला वायरस या स्मॉल पॉक्स की बात करें, तो अगर हम वर्तमान में लांगिया वायरस की बात करें तो ये चौथी श्रेणी में आता है। इस रूप में काफी ये खतरनाक है और जानवर और मनुष्य दोनों में गंभीर बीमारी का यह कारण बन सकता है। इसके संदर्भ में किसी भी तरह का हमारे पास कोई दवा या टीका नहीं है, इसीलिए मनुष्यों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अगर हम हेनिपा वायरस की बात करें तो अगर हम लांगिया से पहले देखें तो हेड्रा, निपाह, देवदार, मोजियांग और घाना का जो बैट वायरस है जो एक तरह से चमगादड़ में होता है, उनकी पहचान की गई थी। अमेरिका में अगर हम CDC की बात करें तो सीडर वायरस और घाना का जो वेट वायरस है और मोजियांग वायरस है ये मानव रोग का कारण नहीं है। और अब जो नया लांगिया हेनिपा वायरस खोजा गया है यह भी एक तरह से मनुष्यों को बीमार कर सकता है। पहले से अगर हम देखें तो हेड्रा और निपाह के बारे में अनुमान है कि ये लोगों को तेजी से संक्रमित करते हैं और बीमारी में एक तरह से मनुष्य पर घातक प्रभाव डालते हैं। जब हम लांगिया हेनिपा वायरस की बात करते हैं तो यह प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो श्रू यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि चूहे से मिलता जुलता एक स्तनधारी है, तो आप इस जीव को एक तरह से लांगिया हेनिपा वायरस का एक मेजबान कह सकते हैं और यहीं से ये आगे अन्य जानवरों में भी फैला है और साथ साथ उनके माध्यम से मनुष्यों में भी फैला है। वर्तमान में जो अध्ययन एक तरह से किया गया है, जो लोग लांगिया वायरस से प्रभावित हैं उनमें 26 रोगियों को प्रमुख रूप से जांचा गया है। इनमें से सभी अगर हम देखें 26 को बुखार था, 54% ने थकान की एक तरह से सूचना दी, 50% ने कहा कि उनको खांसी भी थी। इन 26 में से 35% ऐसे थे जिनको सिर दर्द और उल्टी की शिकायत थी और अध्ययन में यह भी देखा गया कि 35% लोगों का लिवर खराब था और 8% की किडनी एक तरह से प्रभावित थी। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि लांगिया वायरस से जो लोग संक्रमित थे उनमें थ्राम्बोसाइटोपेनिया 35% में था
और ल्यूकोपेनिया 54% में। अगर हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की बात करें तो यहाँ पर प्लेटलेट की काउंट कम हो जाती है। और अगर हम ल्यूकोपेनिया की बात करें तो सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। इससे शरीर में अगर हम देखें तो रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इस तरह के अलग अलग जो लक्षण हैं वो लैंगिया वायरस से प्रभावित लोगों में देखे गए हैं। तो माना जा रहा है क्योंकि इसका कोई भी इस समय वैक्सीन या कोई इलाज नहीं है तो ये खतरनाक हो सकता है। अभी इसको लगातार निगरानी की स्थिति में रखा जा रहा है। यह हमारा 11 अगस्त 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।